इससे पहले भाग में आपने देखा कि सावित्री बुआ ज्योति के रिश्ते के लिए बात करती है और कहती है कि सलोनी के ससुराल वालों से बात करके आपको जवाब दूंगी। अब आगे। सावित्री जी चली गई। उन्हें गए 8 दिन हो गए, मगर अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। मंजू जी सोच रही थी ज़रूर सलोनी के ससुराल वालों ने मना कर दिया होगा, तभी दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, वरना दीदी ने तो कहा था जाते ही बात करेगी और जवाब जल्दी ही दे देगी। महेश की माँ आशा जी की तबीयत खराब थी। शुगर बड़ी होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस वजह से महेश भी अपने घर वालों को लेकर ज्योति के घर रिश्ते के लिए नहीं आ पाया था। मंजू कहाँ हो? शालू जी ने बाहर से पुकारा। जी आंटी आओ ना, माँ अपने कमरे में है, ज्योति ने कहा। शालू जी की आवाज़ सुनकर मंजू जी बाहर हॉल में आ गई। बहुत दिन बाद आई हो शालू, क्या बात है? मंजू जी ने शालू जी को देखते हुए कहा। तो शालू जी ने जवाब में कहा कि मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिलता, मोना बिटिया की शादी की तैयारियों में लगी हूँ। रोज़ बाज़ार जाना होता है, कहीं कुछ काम पड़ता ही रहता है। हाँ, सही बात है, ये तो शादी के घर में 10 काम निकल ही आते हैं। मंजू जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ज्योति शालू आंटी के लिए पानी ले आई थी। अरे कभी तुम ही आ जाया करो मोना के पास, उसकी थोड़ी पैकिंग वगैरह में हेल्प करवा दिया करो, शालू जी ने ज्योति को देखकर कहा। जी आंटी ज़रूर, सावित्री बुआ आई हुई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन वक्त निकाल कर ज़रूर आऊँगी, ज्योति ने शालू जी को जवाब दिया। ज्योति जाने लगी तो शालू जी ने पीछे से उसे टोका कि चाय मत बनाना बिल्कुल भी, मैं अभी पीकर आई हूँ। अरे आंटी आप भी हमेशा कहती हैं कि पीकर आई हूँ, अभी बन जाएगी, अभी लेकर आती हूँ मैं। ज्योति जाने लगी तो शालू जी ने फिर पीछे से कहा कि नहीं ज्योति प्लीज़ बिल्कुल भी मत बनाना। अच्छा ठीक है। इतना कहकर ज्योति किचन में से गुलाब जामुन और चिप्स लेकर आ गई। लीजिए आंटी, आपको चाय नहीं पीनी तो ये तो खाना ही पड़ेगा, ज्योति ने इसरार करते हुए कहा। ज्योति तुम भी ना चाय नहीं पी तो कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाकर ही पीछा छोड़ोगी, शालू जी ने हंसते हुए कहा। तभी दीप्ति ने आकर मंजू जी को कहा कि माँ बुआ का फ़ोन आया है, आपसे बात करना चाहती है। शालू तुम बैठो, मैं कुछ देर में सावित्री दीदी से बात करके आती हूँ। ये कहकर मंजू जी व्हील चेयर से आगे बढ़ते हुए फ़ोन के पास पहुँच गई। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मंजू जी ने फ़ोन पर सावित्री जी से कहा। मंजू मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, बस आपके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। बहुत दिन हो गए आपको गए हुए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मंजू वही कहने के लिए तो फ़ोन किया है कि मेरी सलोनी के ससुराल वालों से बात हो गई है और वो लोग ज्योति को देखना चाहते हैं, तो हम लोग संडे के दिन आ रहे हैं। और इतने दिन बाद इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया, क्योंकि सलोनी की सास चित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई थी उन लोगों से, सावित्री जी ने कहा। अच्छा दीदी, मंजू जी ने खुश होकर कहा। संडे के दिन हम सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे मंजू, तुम खाने का इंतज़ाम कर लेना, क्योंकि सुबह 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे तो 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। इतनी जल्दी खाना खाकर निकलना संभव नहीं होगा। कोई बात नहीं दीदी, आप फिक्र मत करो, मैं खाने का इंतज़ाम करवा लूँगी। वैसे दीदी आप कितने लोग आओगे, उस हिसाब से फिर मैं खाना बनाऊँगी, मंजू जी ने सावित्री जी से पूछा। हम 6 लोग रहेंगे, 2 सलोनी के सास ससुर और विनय, और मेरे साथ किरण और सलोनी भी आ रही है। वो दोनों जिद करने लगी कि हम लोग भी मामी जी के घर चलेंगे। ज्योति और दीप्ति से
हम लोग भी मिलेंगे। वैसे भी मेरी सलोनी बहुत याद करती है ज्योति को, सावित्री जी ने कहा। तो मंजू जी ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी, जो किरण और सलोनी को भी साथ ला रही हैं। अच्छा है, हम लोग भी उन दोनों से मिल लेंगे। ठीक है, संडे के दिन मिलते हैं मंजू। ये कहकर फ़ोन रख दिया सावित्री जी ने। मंजू जी फिर शालू जी के पास आई तो उनके चेहरे पर खुशी थी और होठों पर मुस्कुराहट थी। सावित्री दीदी ज्योति के रिश्ते की बात करके गई थी। उनकी बेटी है सलोनी, उसी के देवर से अपनी ज्योति के लिए कहा था। दीदी ने कहा, मैं बात करूंगी उसके ससुराल वालों से ज्योति के लिए। मंजू जी ने शालू जी को बताया तो शालू जी खुश होकर, अच्छा फिर क्या हुआ, बात बनी, आ रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, संडे को आने का कह रही है सावित्री दीदी। मंजू जी ने कहा, चलो अच्छा है। वैसे मैं भी तुम्हारे पास ज्योति के रिश्ते के लिए ही आई थी। प्रशांत का दोस्त है नीलेश, उसके लिए उसकी माँ राधिका जी ने प्रशांत से बात की थी। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। प्रशांत ने आकर मुझे बताया तो मुझे ज्योति का ख्याल आया कि क्यों ना एक बार उन लोगों से ज्योति की बात करूं। मैंने राधिका जी से ज्योति के बारे में कहा तो वो ज्योति को देखने आने के लिए तैयार है। यही बताने आई थी मैं भी, शालू जी ने बताया। कोई बात नहीं शालू, ये तो किस्मत की बात है। जहाँ मेरी ज्योति की किस्मत होगी वहीं उसकी शादी होगी। वो लोग कब आने का कह रहे हैं? मंजू जी ने पूछा। वो लोग भी इसी संडे को आने वाले थे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अगले संडे का कह दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा शालू। देखते हैं, जहाँ ज्योति का रिश्ता जम जाए वहाँ कर लेंगे। फिर शालू जी ने कहा, चल ठीक है मंजू, मैं भी अब घर जाती हूँ। हाँ ठीक है। विराट के घर आने पर मंजू जी ने विराट को भी दोनों रिश्तों की बात बता दी। विराट ने भी कहा, अच्छा है, दोनों रिश्ते ही देख लेंगे, जो हमें उचित लगेगा ज्योति के लिए वो करेंगे। सुजाता को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या, एक रिश्ता हाथ से गया तो दो रिश्ते फिर आ गए। सुजाता ने फ़ोन पर अपनी माँ नीलम जी को बताया, इस संडे को बुआ जी के इधर जो लड़का है वो आ रहा है ज्योति को देखने, और अगले संडे शालू जी किसी को ला रही है ज्योति के लिए। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब जो होता है वो हो जाने दे, किस्मत की बात है। सुजाता की माँ नीलम जी ने कहा, एक तो अपाहिज है इस घर में, दूसरी अभी 12 साल की बच्ची है, एक ही काम वाली बाई है, वो भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा माँ, ये सोचा है तुमने? सुजाता ने थोड़ा भड़क कर कहा, तो बेटा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो उसकी शादी होगी ही ना। नीलम जी ने कहा, माँ मैं ये नहीं कहती कि उसकी शादी कभी ना हो, लेकिन अभी मेरी शादी को इतना कम वक्त हुआ है, मेरे घूमने फिरने के दिन है। अगर वो शादी करके चली जाएगी तो मैं गृहस्थी में ही लटकती रह जाऊंगी। सारा दिन मेरा काम काज और पिंटू को संभालने में निकल जाएगा। घूमना फिरना, मेकअप फैशन करना तो भूलना पड़ेगा। फिर विराट का भी सारा काम मेरे ही सिर आ जाएगा। सुबह ऑफिस जाए तो उनके लिए जल्दी उठो, उन्हें नाश्ता बनाकर दो, उन्हें लंच बनाकर टिफ़िन तैयार करके दो, उनके कपड़े प्रेस करके रखो। मुझे अपने लिए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। सुजाता ने बड़ी ही टेंशन में कहा, चल तू टेंशन मत ले, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। उन लोगों को आने तो दे पहले, फिर सोचते हैं क्या करना है। नीलम जी ने कहा, क्या बुराई हो रही है हमारी? विराट ने सुजाता के पीछे से आकर कहा। सुजाता थोड़ी सी घबराई, फिर बात पलटते हुए अपनी माँ से कहने लगी, और नायरा कैसी है, उसे गोद भर के कब ला रही हो माँ? दोनों माँ बेटियों की फिर रस्मन बातें चलने लगी। ज्योति, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई आज। मोना ने
ज्योति को देखकर कहा, मैं कब से आने वाली थी पर समय नहीं मिल रहा था। मोना, तुम बुरा मत मानो। ज्योति ने कहा, बुरा तो मानने वाली बात है भाई, तुम सुनकर भी मेरी शादी का इतने दिन से नहीं आई। मोना ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा चलो अब आ गई ना, अब मान जाओ। ज्योति ने उसे हंसाने के लिए पेट में गुदगुदी की। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें अपना सामान दिखाती हूँ, मोना ने कहा और फिर काम वाली को आवाज़ लगाई, शीला दीदी चाय और नाश्ता ले आना मेरे कमरे में। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोना, मैं चाय नाश्ता सब करके आई हूँ घर से, ज्योति ने कहा। चलेगा ना यार थोड़ा, चल अब जिद मत करो। मोना ज्योति को अपने कमरे में ले गई और उसे अपनी शादी के ड्रेस दिखाने लगी। शालू जी घर पर नहीं थी, वो आज भी शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। देखो ये पूरे 11 ड्रेस है जो मैं शादी के लिए लेकर आई हूँ, मोना ने अपनी ड्रेस ज्योति को दिखाते हुए कहा। ज्योति ने हर ड्रेस की खूब तारीफ़ की। ड्रेस थी भी वाकई बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर मोना ने अपनी शादी का लहंगा दिखाया, गाजरी कलर का नेट का लहंगा, उसके ऊपर जरी का गोल्डन वर्क। ज्योति तो देखकर बेपनाह खुश हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है, तुम इसमें बहुत 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 प्यारी लगोगी मोना, सच में, ज्योति ने कहा। और देखो इसके ऊपर ये वाला नेकलेस लिया है, सारा सामान है इसमें। मोना ने फिर एक बॉक्स ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ज्योति ने बॉक्स को खोला तो उसमें गोल्डन नेकलेस, हाथ की भर भर गाजरी और गोल्डन चूड़ियाँ, गोल्डन टीका, गोल्डन अंगूठियाँ, गोल्डन हाथ के फूल, गोल्डन नथ, सब कुछ पहनने का सामान था, गाजरी और गोल्डन कॉम्बिनेशन में। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है, ये लहंगे पर बहुत ही ज़्यादा जचेगा, ज्योति ने खुश होकर सारा सामान देखते हुए कहा। फिर मोना और भी ज्योति को अपने दूसरे सामान दिखाती रही। फिर ज्योति ने कहा, चल ठीक है यार, अब मैं घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, माँ इंतज़ार कर रही होगी। हाँ चल ठीक है बेटा, कल संडे है, कल वो लोग आने वाले हैं, तुम अभी से देख लो कि क्या क्या मंगवाना है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। पहले आप ये बताओ माँ कि क्या क्या बनेगा कल, ज्योति ने पूछा। तो मंजू जी ने कहा, थोड़ा तुम भी तो सलाह दो कि क्या ठीक रहेगा। तभी सुजाता को देखकर मंजू जी ने कहा, बहू यहाँ आओ, बैठो मेरे पास, ज़रा तुम भी तो बताओ कि कल क्या क्या बनाना है मेहमानों के लिए। जो बनाना है बना लो, जिसके मेहमान वो जाने, कहकर सुजाता गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे इसे क्या हो गया, इसे हर बात में इतना गुस्सा क्यों आता है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। छोड़ो माँ, भाभी की आदत ही ऐसी है, ज्योति ने कहा। चलो आप बताओ मुझे कि कल क्या क्या बनाना है, मैं उस हिसाब से आज ही तैयारी कर लेती हूँ और जो चीज़ मंगानी होगी मंगा भी लूँगी, ज्योति ने मंजू जी को उदास देखकर कहा। ऐसा करते हैं, शाही पनीर बना लेते हैं, साथ में पालक की सब्ज़ी, मटर का पुलाव, ब्रोकली की सब्ज़ी और मीठे में बाहर से रसगुल्ले और खोपरा पाक मंगवा लूँगी, विराट से कहकर मंजू जी ने कहा। नहीं माँ, पालक की सब्ज़ी की जगह मसाले वाले आलू बनाते हैं, ज्योति ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, मंजू जी ने कहा। पिंटू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था, वो बार बार ज्योति के पास जाने की जिद कर रहा था क्योंकि वो ज्योति से काफ़ी घुल मिला हुआ था, मगर सुजाता उसे अपने पास से जाने नहीं दे रही थी। ज्योति ने भी कितनी बार कहा कि आ जाओ पिंटू, भाभी दे दो मुझे, जिद कर रहा है मेरी, मगर सुजाता ने ये कहकर बात को टाला कि नहीं, इसकी आदत पड़ने दो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर ये तुम्हारी जिद किया करेगा तो क्या करूँगी। हालांकि सुजाता सोच रही थी कि अगर ज्योति पिंटू को लेकर बैठ जाएगी और पिंटू ज्योति को नहीं छोड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो घर का सारा काम उस पर आ पड़े। आज विराट के कपड़ों पर
प्रेस भी करनी थी। लेकिन पिंटू ज्योति के लिए रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। आखिर परेशान होकर सुजाता को पिंटू को ज्योति को देना ही पड़ा। विराट ने जब देखा कि पिंटू इतना रो रहा है और ज्योति उसे संभाल रही है, तो विराट ने सुजाता को कहा कि पिंटू ज्योति की जिद कर रहा है, इसलिए उसे ज्योति के पास रहने दो। तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दो और मेरा लंच तैयार कर दो। बेचारी सुजाता को ना चाहते हुए भी आखिर उठकर प्रेस भी करना पड़ा और विराट के लिए लंच भी बनाना पड़ा। लेकिन उसने सिर्फ विराट के लिए लंच बनाया। विराट के जाने के बाद उसने कहा कि ज्योति, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, ऐसा करो तुम सबके लिए लंच तैयार कर लो। पिंटू सो गया है, ला पिंटू को मुझे दे दो, मैं मेरे कमरे में लेकर थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है भाभी, आप पिंटू को अपने कमरे में सुलाओ, वहाँ शोर शराबा नहीं होगा तो उसकी आँख नहीं खुलेगी, वो आराम से सोता रहेगा, ज्योति ने कहा और पिंटू को ले जाकर भाभी के कमरे में बेड पर लेटा दिया। ज्योति ने सबके लिए खाना बनाया, फिर कल की तैयारी देखने लगी कि कोई सामान मंगवाना तो नहीं है। ज्योति सुबह जल्दी उठ गई थी। 11 बजे मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसे 11 बजे के पहले ही खाना तैयार करना था। लेकिन फिर भी इतना खाना बनाने में देर तो हो ही जाती है। 11:30 बज चुके थे। ज्योति अभी भी किचन में थी तो मंजू जी ने कहा कि पहले तुम ज्योति तैयार हो जाओ, उसके बाद काम करना। आते ही वो लोग खाना तो खाएंगे नहीं, थोड़ी देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। माँ, कौन से कपड़े पहनूं, आप बताओ ना, ज्योति ने मंजू जी से पूछा। अरे वो ब्लू ड्रेस पहन लो जो तुमने अभी कुछ महीने पहले ही खरीदी थी, मंजू जी ने कहा। अच्छा माँ, वो जैकेट वाली ब्लू ड्रेस जिसका नेट का दुपट्टा है, ज्योति ने ड्रेस का जैकेट और दुपट्टा बताकर तस्दीक दी। हाँ हाँ वही, तुम पर बहुत अच्छी लगती है वो ड्रेस, मंजू जी ने कहा। ज्योति ने फटाफट नहाकर ड्रेस पहन ली। नेवी ब्लू कलर की ये ड्रेस जिस पर वाइट मोतियों का वर्क वाला लॉन्ग जैकेट था और साथ में बहुत ही खूबसूरत नेट का वाइट मोतियों का वर्क वाला दुपट्टा था। उसने कान में भी वाइट मोतियों की बालियां पहनी जो उसने इसी ड्रेस के साथ खरीदी थी और उंगलियों में 2 गोल्डन रिंग डालकर हल्का फुल्का मेकअप किया। मेहमान आ चुके थे। ज्योति अपने कमरे में तैयार हो रही थी। किरण भाभी और सलोनी उसके रूम में ही आ गए थे। सलोनी और किरण भाभी ज्योति से बहुत ही प्यार से मिली। बहुत सुंदर लग रही हो ज्योति, सलोनी ने कहा। सलोनी और ज्योति हम उम्र ही थी, इसलिए एक दूसरे को नाम से ही बुलाती थी। ज्योति, अब तो तुम्हें मुझे भाभी बुलाना पड़ेगा, अब तो तुम मेरी देवरानी होने वाली हो, सलोनी ने ज्योति को छेड़ते हुए कहा। ज्योति शर्म से लाल हो गई और धीरे से मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। तभी मंजू जी व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए कमरे में आकर ज्योति से बोली, बेटा जल्दी करो, अभी तो किचन का भी काम बचा हुआ है। आप फिक्र मत करो मामी जी, अब तो हम दोनों हैं ना, ज्योति के साथ किचन का सारा काम निपटा लेंगे, किरण भाभी ने मंजू जी से कहा। हाँ हाँ बेटा, चलो ये तो अच्छा है, मंजू जी ने खुश होकर कहा और वापस व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए हॉल में चली गई। सुजाता भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही, सलोनी ने पूछा। हाँ वो अपने कमरे में होगी, ज्योति ने कहा। क्यों उन्हें नहीं पता क्या कि मेहमान आए हैं, किरण भाभी ने हैरत से पूछा। तो ज्योति ने थोड़ी संकुचाते हुए जवाब दिया, पता तो होगा भाभी, वो शायद तैयार हो रही होगी या पिंटू को तैयार कर रही होगी। फिर तीनों किचन में चली गई और बाकी का काम समेटने लगी। ज्योति ने बहुत कहा कि आप लोग तो अभी थकी हुई आई होगी, लेकिन दोनों नहीं मानी। कहा कि काहे की थकान, गाड़ी में आए हैं, पैदल थोड़ी आए हैं कोई। दोनों ने मिलकर ज्योति का किचन का सारा काम निपटवा दिया। सुजाता अभी तक कमरे में ही थी। विराट ने उसे ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, सुजाता, सुजाता कमरे में क्या कर रही हो? पता है तुम्हें
मेहमान आ चुके हैं, विराट कहता हुआ कमरे में आ गया तो सुजाता बेड पर लेटी हुई थी। क्या है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सुजाता ने विराट की तरफ मुंह करके कहा। अरे भाई, मेहमान आ चुके हैं, अब निकलो भी जल्दी से। अभी तक तुम तैयार भी नहीं हुई, ना ही तुमने पिंटू को तैयार किया है। विराट ने सुजाता से कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं होगी कोई खातिरदारी, सुजाता ने मुंह बनाकर कहा। तो विराट ने कहा, तुम्हें खातिरदारी करने का कौन कह रहा है? तुम बाहर चलो और मेहमानों के पास जाकर बैठो, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि घर की बहू तो बाहर ही नहीं निकली, ना ही हमसे बात की। विराट ने कहा, उन्हें जो सोचना है सोचे, बस मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। इतना कहकर सुजाता ने फिर से दूसरी तरफ करवट बदल ली। भाड़ में जाओ तुम्हारे हमेशा इसी तरह के नाटक है, गुस्से में कहता हुआ विराट कमरे से बाहर निकल गया। बेटा, सुजाता कहाँ है? मंजू जी ने पूछा। तो विराट ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। विराट ने सुजाता की गलती को छुपाते हुए बात बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दो, मंजू जी ने कहा। मेरा देवर बहुत ही सुंदर है, देखना ज्योति, तुम्हें पसंद आएगा, सलोनी ने ज्योति को कहा। अरे तुम देख लोगी अगर, तो एक बार में ही दिल हार बैठोगी, किरण भाभी ने भी मजाक करते हुए कहा। क्यों, क्या बात है भाभी, क्या आप भी दिल हार बैठी थी? ज्योति ने किरण भाभी को छेड़ते हुए मजाक किया। धत, क्या तुम्हारे भैया अच्छे नहीं हैं जो मैं उस बिन्ने पर दिल हारूंगी? किरण भाभी ने झपते हुए कहा। इसी तरह हंसी मजाक के माहौल में सलोनी और किरण भाभी ज्योति को लेकर हॉल में पहुंची। सामने ही विनय बैठा था। ज्योति की नज़र सीधा विनय पर ही गई। सचमुच ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ज्योति ने दिल ही दिल में सोचा। क्रीम कलर का चेक्स वाला शर्ट और ब्लैक पैंट, आंखों पर नज़र का चश्मा, ब्लैक शूज़, हाथ में घड़ी, किरेने से जमे हुए बाल। उफ, विनय को देखकर ज्योति सचमुच ही बहुत खुश हुई। आज विराट को सुजाता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि सुजाता जानबूझकर बाहर नहीं आ रही है। ये बात सुजाता भी समझ चुकी थी कि अगर मैं आज बाहर नहीं गई तो विराट मुझे ही गलत समझेगा, उसे अपनी माँ और बहन ही सही लगने लगेगी। इसलिए वो फटाफट तैयार हुई, पिंटू को तैयार किया और कमरे से बाहर आ गई। मंजू जी ने सुजाता को देखकर कहा, और बहू, तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है माँ, सुजाता ने धीरे से जवाब दिया। मंजू जी ने सबसे सुजाता का परिचय करवाया। ये मेरी बहू सुजाता है। सुजाता ने सबको नमस्ते किया और वहीं सबके पास बैठ गई। ज्योति भी वहीं बैठी थी। कभी कभी चित्रा जी ज्योति से कुछ पूछ लेती थी। ज्योति बड़ी ही शर्मा कर धीरे से जवाब देती थी चित्रा की बात का। फिर सभी लोग खाना खाने लगे। किरण भाभी और सलोनी ज्योति के साथ खाना परोस रही थी। सभी लोगों ने खाने की बहुत ही तारीफ की। इतना सब कुछ ज्योति ने अकेली ही बनाया है। चित्रा जी ने मंजू जी से पूछा। हाँ, काम में तो बहुत ही परफेक्ट है हमारी ज्योति, सावित्री जी ने जवाब दिया। विनय भी ज्योति को पसंद कर चुका था। आज ब्लू कलर की ड्रेस में ज्योति भी गजब ढा रही थी। जब सब लोग जाने लगे तो मंजू जी, सावित्री जी, किरण और सलोनी के बहुत ही पीछे पड़ी कि तुम लोग रुक जाओ, कुछ दिन रहकर जाओ। ज्योति और दीप्ति ने भी तीनों को बहुत रोका, लेकिन सावित्री जी ने कहा कि अभी जाने दो मंजू, बाद में हम लोग आएंगे तो बहुत दिन रुकेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे। किरण और सलोनी ने भी ज्योति और दीप्ति को कहा कि हम लोग बाद में माँ के साथ आएंगे, फिर बहुत दिन रुक कर जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे सब साथ में मिलकर। सब लोग चले गए। अब मंजू जी को जवाब का इंतज़ार था और अगले संडे को
फिर से मेहमानों के आने का इंतज़ार करना था। सुजाता की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और साथ में उसकी इन तीनों माँ बेटियों के प्रति चिढ़ भी बढ़ रही थी। अब तो वो छोटी सी बात में पिंटू को भी पीट देती थी। ज्योति से पिंटू का पिटना देखा नहीं जाता। पिंटू को लेने जाती तो भाभी उसे भी लताड़ देती। रहने दो, तुमने ही बिगाड़ा है इसे, हद से ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। देखा कितनी जिद करने लगा है। इधर दीप्ति के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए ज्योति उसे मन लगाकर पढ़ाने लगी थी। दीप्ति 8वीं क्लास में पढ़ती थी। ज्योति चाहती थी कि वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई तो क्या, लेकिन दीप्ति बहुत आगे तक पढ़े। दीप्ति पढ़ाई में अच्छी थी। जल्दी ही उसकी समझ में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आ जाती थी। ज्योति भी उसे हमेशा समझाती रहती थी, दीप्ति अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत आगे तक पढ़ना है। कभी कभी दीप्ति ज्योति से कहती कि दीदी अब आप शादी करके चले जाएंगे, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पढ़ाई भी कौन करवाएगा। ज्योति कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ट्यूशन लगवा दूंगी और तुम मुझसे मिलने आ जाया करना, मैं भी तुमसे मिलने आती रहूँगी। ज्योति का खुद का मन नहीं करता था इस तरह अकेले माँ और दीप्ति को छोड़कर जाने का, लेकिन आज नहीं तो कल कभी तो उसे जाना ही है। वो मन ही मन दुआएं भी करती थी कि उसे ऐसा इंसान अपने पति के रूप में मिले जो उसे कभी अपनी माँ और बहन से मिलने आने के लिए नहीं रोके। महेश, आशा जी और अलका को अचानक अपने घर देखकर ज्योति कुछ हैरान थी। वही हैरानी तो मंजू जी को भी हुई थी। मंजू जी समझदार औरत थी। वो समझ गई थी कि क्या वजह है जो महेश अपनी माँ और भाभी दोनों को साथ लाया है। ज्योति ने चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया। दीप्ति महेश से खुलकर बातें कर रही थी। आशा जी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था अपने बहू और बेटे की चाल। वो महेश की चोरी पकड़ चुकी थी। ज्योति आशा जी को बहुत पसंद आई। कुछ देर ज्योति से बातचीत के दौरान ही वो समझ गई कि ज्योति समझदार घर गृहस्थी में रहने वाली लड़की है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर था, मगर अभी उन्होंने मंजू जी को ये बताना उचित नहीं समझा। ना ही मंजू जी को उन्होंने ये जाहिर होने दिया कि हम लोग ज्योति के रिश्ते के लिए आए हैं। मिलने मिलाने का ही बहाना बना दिया, जिसकी वजह ये थी कि उनके घर में आशा जी की बजाय उनके पति अशोक जी की ही चलती थी। इसलिए वो चाहती थी कि एक बार अशोक जी भी ज्योति को देख ले। उन्हें याद था अशोक जी ने अलका के पहले कितनी ही लड़कियों को उमेश के लिए देखा था और नापसंद किया था। कहीं लड़की अच्छी होती तो अशोक जी को उसके घर वाले पसंद नहीं आते, और कहीं लड़की और घर वाले पसंद आते तो घर पसंद नहीं आता। अशोक का कहना था कि लड़की वालों का घर बार भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरा बेटा कहे कि ये मेरा ससुराल है तो लोग उसे हिकारत की नज़रों से नहीं देखे, बल्कि गर्व से देखे। आखिर मेरा बेटा अमेरिका से पढ़कर आया है, उसका खुद का बिजनेस है, तो उसके हिसाब की लड़की भी तो देखनी पड़ेगी। महेश का मामला तो उमेश से और भी अलग था। फिर महेश की पढ़ाई भी उमेश से कहीं ज़्यादा थी, और महेश की अपनी खुद की फैक्ट्री थी जहां गोली दवाइयाँ बनती थी। महेश करोड़ों में खेलता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें, और आगे के भाग देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।